मैं राहुल यादव, राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ रहे थे, उसमें थ्योरम 6.5 तक हम लोगों ने कर लिया था। अब आगे हम लोगों को करना है, ठीक है। तो थ्योरम 6.6 में क्या बोल रहा है? लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। यानी कि जो लाइन होती है, जैसे मान लीजिए कि ये लाइन है, ठीक है, और ये एक लाइन है, ये मान लीजिए हमारे पास लाइन है और ये एक तीसरी लाइन है। तो कह रहा है कि मान लीजिए कि ये हमारी जो लाइन ए बी है, ठीक है, वो पैरेलल है हमारी सी डी के, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। और ए बी जो है वो पैरेलल है हमारे ई एफ के। सी डी जो है, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है और ए डी जो है वो, ए बी जो है वो हमारा ई एफ के ही पैरेलल है। तो हमें प्रूव ये करना है कि ई एफ जो होगा वो सी डी के भी पैरेलल होगा। यानी कि अगर आपको बात किया जाए तो गिवन में क्या दिया है? ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, ये बात आपको दी गई है, ठीक है। ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और ए बी ही जो है वो ई एफ के पैरेलल है। तो हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, वी नीड टू प्रूव दैट ई एफ इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। यानी ये इसके पैरेलल है और यही इसके पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में भी पैरेलल होंगे, ये बात हमको प्रूफ करनी है, ठीक ना। तो ई एफ जो है पैरेलल टू सी डी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या होगा? ड्रॉ एम एन, ड्रॉ अ ट्रांसवर्सल कर लीजिए, अच्छा लैंग्वेज बन जाएगा। ड्रॉ अ ट्रांसवर्सल एम एन विच इंटरसेक्ट्स CD at P, AB at Q and EF at R, राइट। हमें क्या करनी है? हमें एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि ट्रांसवर्सल हो, इसका नाम हमें रखना है MN। बात समझ में आया? और ये CD को कहाँ कट कर रही हो? P पे, AB को कहाँ कट कर रही हो? Q पे, और EF को कहाँ कट कर रही हो? R पे। बात समझ में आया? ये बात हमें लिखना है, ठीक ना। अब हम लोग लिखेंगे प्रूफ, लिखेंगे सिंस AB इज पैरेलल टू CD, ये हमारे क्वेश्चन में दे रखा है, AB जो है वो CD के पैरेलल है, एंड PQ इज ट्रांसवर्सल, PQ इज ट्रांसवर्सल। बात समझ में आया? PQ क्या हमारा ट्रांसवर्सल है, तो आपको पता है कि ये वाला एंगल जो होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, है ना। दो पर इसको भूल जाइए, अभी दो पैरेलल लाइंस है तो ये वाला एंगल जो होगा वो इसके इक्वल होगा, है ना। तो इसे आप क्या कहेंगे? दिस इंप्लाइज दैट एंगल MPC विल बी इक्वल टू एंगल PQA। और रीजन आप क्या देंगे? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? करेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या कहेंगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल। बात समझ में आ रही है ना। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा करेस्पॉन्डिंग, और इससे एंगल नंबर 1 नाम दे दिए, ठीक है। उसके बाद एंड, या फिर आप लिख सकते हैं सिमिलरली, बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिमिलरली, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर इस लाइन को हम लोग छोड़ दिया जाए, ये और ये, देखिए ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो ये वाला एंगल जो होगा वो इसके भी इक्वल होगा, है ना। तो इसके इक्वल होगा, तो आप लिख सकते हो एंगल व्हाट? एंगल QRE इक्वल टू एंगल PQA। देखिए ध्यान से, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं QRE और इसको क्या लिख सकते हैं? PQA। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 2। देखिए बार बार आपको रीजन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ पे भी हम करेस्पॉन्डिंग डालें, ठीक है, क्योंकि हमने सिमिलरली कर दिया, तो यानी कि यही सारा प्रोसेस यहाँ पे हुआ है, बस एंगल चेंज हुआ है, ठीक ना। तो आप क्या लिखेंगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन के हिसाब से अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंगल MPC विल बी इक्वल टू एंगल PQA, सॉरी एंगल QRE। देखिए इसका दो इक्वेशन है और दोनों का राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? इक्वल होगा। मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। जो बच्चे नए होंगे अभी
चैनल पे वो लोग पहले पिछली वीडियो देख लें लाइन्स एंड एंगल्स की, हमारी 4th पार्ट है, उससे पहले भी 3 पार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। तो आप उनको देखेंगे, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो जरूर देखें। बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है, और चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। अब देखिए MPC, थोड़ी देर के लिए इस वाले एंगल को हम लोग भूल जाए, ये जो लाइन है पूरी ना, इसको पूरा भूल जाए। तो हमारे पास देखिए MPC ये वाला एंगल, और आपके पास है QRE ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में नहीं लग रहे हैं, करस्पॉन्डिंग है, लग रहा है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, बट दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल, दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। और हम लोग कन्वर्स थ्योरम के हिसाब से जानते हैं, देखिए अगर एक लाइन ऐसे है और ऐसे है, तो अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये वाले करस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे। लेकिन उल्टा अगर सोचा जाए, अगर ये इक्वल है तो फिर लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि लाइन पैरेलल थी तो करस्पॉन्डिंग इक्वल था, अब करस्पॉन्डिंग इक्वल है तो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी, तभी तो बराबर होगा, ठीक है ना। तो उस तरीके से अगर हम लोग कंपेयर करें तो ये चूंकि करस्पॉन्डिंग है, और करस्पॉन्डिंग क्या है, इक्वल है, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा CD है इट इज पैरेलल टू EF, ठीक है। और ये हमारा प्रूव हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, फिगर के हिसाब से आपको x और y को फाइंड आउट करना है, और फिर बाद में आपको बताना है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है। यानी कि इस लाइन में आपको ये नहीं कहा है कि AB CD के पैरेलल है, ठीक ना, आपको प्रूव करना है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है x, हमें फाइंड आउट करना है y, एंड हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है, AB पैरेलल टू CD, समझ में। यानी हमको XY फाइंड आउट करना है और AB CD के पैरेलल प्रूव करना है, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। हमारे पास क्या है, देखिए यहां से ध्यान से, इस इधर का नीचे का फिगर छोड़ दीजिए, इसमें ध्यान दीजिए, ये प्लस ये ऐसा नहीं लग रहा एक लाइन है और उसके ऊपर क्या है, दो एंगल ये बन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है यहाँ पे। और ऐसा होता है तो क्या होता है, लीनियर पेयर होता है, और लीनियर पेयर हमेशा 180 का होता है। इट मीन्स आप लिख सकते हो क्या, सिंस x प्लस 50 इक्वल टू 180, लुक एट हियर, x प्लस 50 ये दोनों मिला के एक ये स्ट्रेट लाइन पे है, और स्ट्रेट लाइन पे है तो ये क्या हो जाएगा, 180 का हो जाएगा। और रीजन आप लोग लिख दीजिएगा क्या, लीनियर पेयर, क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर, बस समझ में। उसके बाद अगर इसको हम लोग ट्रांसफर करें तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 180 माइनस 50 मीन्स x विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू 130, है ना। 180 में से अगर 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 130 हो जाएगा ना। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। एंड सिंस y इक्वल टू 130, देखिए ध्यान से, y जो होगा वो इसके इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है, क्या है, वर्टिकली अपोजिट, ठीक ना, वर्टिकली अपोजिट। जो नहीं समझ में आ रहा होगा कि कैसे कौन से एंगल होते हैं, तो आप पहले बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। उसमें सारी चीज़ें आपको, लीनियर पेयर क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की गई हैं, ठीक ना। तो उसको आप अच्छे से पहले समझ लीजिए, उसके बाद यहाँ पे चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक ना। और अच्छे से आपको समझना है तो थोड़ा सा रिवाइज करते रहिए खुद से भी, ठीक ना। और रिवाइज करके जब यहाँ पे आ रहे हैं तब आप उसको सोचने की खुद से कोशिश कीजिए, क्योंकि ज्योमेट्री है बच्चा, और ज्योमेट्री में हमेशा हमेशा हमें इमेजिनेशन पे ध्यान रखना पड़ेगा। किस एंगल के बारे में हम लोग कह रहे हैं उसके ऊपर पूरा फोकस करना पड़ेगा, ठीक ना। तो इस वजह से देखिए y इक्वल टू 130, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है तो ये एंगल सेकेंड हो गया। हमारा दो काम हो गया, हमको x फाइंड करना था, हमको y फाइंड करना था, हमने कर दिया। अब हमारी बारी है इसको प्रूव करने का। तो आप क्या लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए दोनों तरफ क्या है, एक साइड इक्वल है, आपको बताया गया था कि जो दो इक्वेशन हो दोनों का कोई एक साइड आपस में इक्वल हो तो इसका मतलब दूसरी साइड भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। इट मीन्स x जो होगा वो y के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए x यहाँ है, y यहाँ है, ये दोनों अल्टरनेट नहीं नजर आ रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर। तो आप लोग क्या लिखिएगा, बट दे आर
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, इसका मतलब ए बी क्या होगा, सी डी के आपके पैरेलल होगी। समझ में आया? तो ये आपका प्रूफ भी हो गया। ठीक ना, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। मतलब ये जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है और सी डी जो है वो ई एफ के पैरेलल है। अभी हम लोगों ने थ्योरम किया ना, ये सी डी इसके भी पैरेलल है और ये सी डी इसके भी पैरेलल है। ठीक है, उसके बाद आपको कह रहा है वाई इज टू जेड, वाई और जेड का जो रेशियो है 3:7 का, तो बताइए एक्स कितना होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, टू फाइंड लिख लीजिएगा लोग। फाइंड में आपको यही करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और गिवन में यहाँ से इफ से लेके पूरा ये, ठीक है, ये गिवन हो जाएगा। ठीक ना, तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करना है, देखिए कभी भी चाहे वो आपका किसी लेवल का क्वेश्चन हो, चाहे वो किसी चैप्टर का क्वेश्चन हो, रेशियो में कभी भी कुछ दे तो उसको पहले मानना पड़ेगा, आपको लेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट y इजकल टू हम लोग मान लेंगे 3a। जनरली हम लोग x मानते हैं, बट बच्चा x यहाँ पे दिया हुआ है, तो उस x के टर्म में हम लोग नहीं मान पाएंगे। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इजकल टू 3a एंड z इजकल टू हम लोग मान लेंगे 7a। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, इट implies that ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। देखिए ध्यान से, अगर ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में भी पैरेलल होंगे। अभी हम लोगों ने थ्योरम प्रूव किया। ठीक है, अब ये पैरेलल होगा तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि x इजकल टू जेड, x इजकल टू जेड। देखिए इसको भूल जाइए, तो ये वाला और ये वाला दोनों अल्टरनेट इंटीरियर लग रहे हैं। इसका मतलब क्या करेंगे, इसको लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। तो कितना हो जाएगा, x इजकल टू हो जाएगा आपका क्या, 7a। x इजकल टू कितना हो जाएगा, 7a। बात समझ में आया? तो x से b हमारा निकल गया। अब लिखेंगे नाउ, अब देखिए यहाँ पे ये दोनों जो है एक ही तरफ दिख रहा है, तो ये प्लस ये 180 होगा। मैं बताया हूं ना, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल जब दो पैरेलल लाइंस होंगी और दोनों के अंदर वाला ही पोर्शन जो होगा, यानी कि उस एरिया के अंदर एक ही साइड होगा, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, को इंटीरियर एंगल, और वो हमेशा 180 का होता है। तो मीन्स x प्लस वाई विल बी 180। रीजन लिखिएगा, को इंटीरियर एंगल। पसंद में, को इंटीरियर एंगल। ठीक ना, तो अब यहाँ से अगर हम लोग देखा जाए तो x हमारा हो जाएगा 7a, ठीक है, और y हो जाएगा हमारा 3a, ये इक्वल टू 180। देखिए x हमारा 7a और y हमारा 3a, तो यहाँ पे लिखेंगे 10a इक्वल टू 180। इट मीन्स a विल बी इक्वल टू 180 बाई 10। इट मीन्स a विल बी इक्वल टू 18। ठीक है, a हमारा 18 मिल गया। अब हमसे पूछा क्या है, x पूछा है, तो हम लोग सीधे क्या करेंगे, पुटिंग, इसको इक्वेशन 1 बना लीजिएगा, पुटिंग x इजकल टू 18 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x इक्वल a इक्वल टू 18 होगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 इंटू ए की जगह पे 18 लिख देंगे। लिखेंगे कि नहीं, समझ में आ रही बात ना, क्योंकि यहाँ पे a क्या हमारा 18 है। ठीक है ना, तो अगर हम लोग 18 से वंजा करें तो कितना आ जाएगा, 126। तो ये आपकी x की वैल्यू हो गई। ठीक ना, हो सकता है एग्जाम में आपसे क्या पूछ दे, x न पूछ के आपके y और z भी पूछे, तो आप इसी 18 को उठा के यहाँ पे रख देंगे तो आपको y मिल जाएगा, और यहाँ पे रख देंगे तो आपको z मिल जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ x पूछा है, लेकिन आने वाले क्वेश्चंस कभी अभी आपसे पूछे जाएंगे, तो हो सकता है वहाँ पे x और y भी पूछ दे, z भी पूछ दे, तीनों पूछ दे, तो आप तीनों की वैल्यू यहाँ से भी निकाल लेंगे। बात समझ में आया? तो इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ई एफ जो है परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब वो कितना होगा, 90 का होगा। ठीक है, तो आप बताओ, और ए जी ई डी, ये पूरा जो एंगल है वो कितने का है, 126 का है। तो ए जी ई बताइए, यानी कि ये वाला ए जी ई ये हुआ। ठीक है, जी ई एफ यानी कि ये हुआ, और एफ जी ई यानी कि
FG यानी कि ये हुआ, ठीक है, ये आपको बताने, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 90 हो जाएगा, तो ये आपको बताने हैं, ठीक ना। तो आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, गिवन लिख लीजिएगा लोग, ठीक ना। गिवन क्या लिखेंगे, AB पैरेलल टू CD, EF परपेंडिकुलर टू CD एंड ये यहाँ तक, ठीक ना। और टू फाइंड में आप लोग ये तीनों लिख लीजिएगा, बात समझ में आया। अब हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होगा, सिंस AB इज पैरेलल टू CD एंड GE इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। AB अगर इसको हम लोग अलग से बनाए तो कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आ रहा है, ये है आपका AB और ये है आपका CD और यहाँ से ये आ रहा है GE। बाकी इस वाले एंगल को आप लोग अभी भूल जाइए, इस वाले को जो परपेंडिकुलर ये लाइन आई है इसको आप भूल जाइए। तो ये वाला एंगल 126 दिया है, तो ये वाला एंगल क्या इसके इक्वल नहीं होगा, होगा ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस एंगल AGE, सॉरी यहाँ पे ऊपर सिंस लिख चुके हैं तो यहाँ पे इम्प्लाइज AGE इक्वल टू एंगल GED, राइट। और इसको क्या लिख देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। तो AGE कितना हो जाएगा, AGE ये इक्वल टू हो जाएगा 126, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, 126 हो जाएगा ना, बस समझ में आया। तो हमको AGE फाइंड आउट करना था, वो हमको मिल गया। अब बारी हमकी किसको फाइंड आउट करना है, GEF को। तो नाउ लिखेंगे सिंस एंगल GEF इक्वल टू एंगल GED माइनस एंगल FED। देखिए ध्यान से इधर, ये ध्यान से देखिए इस वाली लाइन को, इस वाले में देखिए हमको GEF अगर हमको चाहिए ये वाला पोर्शन, तो हमारे पास ये पूरा ले लें, ये पूरा, और उसमें से इसको माइनस कर दें। ध्यान से देखिए, अगर ये हमने पूरा ले लिया है, अगर इसको ये पूरा ले लिया और इतना हम लोग माइनस कर दे तो यही एंगल बचेगा ना, बचेगा कि नहीं। ये पूरा हमने लिया, ये पूरा हमने लिया और इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये एंगल बचेगा ना। तो ये पूरा हमने ले लिया GED और इसमें से FED को माइनस कर देंगे, क्या मिलेगा, एंगल GEF विल बी इक्वल टू, ये आपको 126 दे रखा है क्वेश्चन में ही GED, ठीक है। और ये FED जो है वो 90 होगा। क्यों 90 होगा, क्योंकि आपका जो FE है ये परपेंडिकुलर है CD पे। FE क्या है, CD पे परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर हमेशा 90 का होता है। अब 126 में 90 को सबट्रैक्ट कर दीजिए, तो एंगल GEF इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36। एंगल GEF बराबर कितना हो जाएगा, 36। तो ये भी हमको निकल गया। अब बारी इसकी है, इसको निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप इस ट्रायंगल में तीनों को ऐड करके निकाल लीजिए, या तो यहाँ से लीनियर पेयर बना लीजिए, क्योंकि ये एंगल भी हमको मिल चुका है, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे, अगेन सिंस एंगल AGE प्लस एंगल FGE ये इक्वल टू 180 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, AGE ये वाला और ये वाला, ये मिला के 180 होगा। क्यों कहोगे सर, लीनियर पेयर है ना, लीनियर पेयर, पसंद में आया। तो AGE बराबर कितना हो जाएगा, AGE आपने फाइंड आउट कर लिया, कितना 126 प्लस एंगल FGE ये इक्वल टू हो जाएगा 180। अब इसको लिख दीजिएगा क्या, फ्रॉम फर्स्ट, ये हमने चेंजेस इसलिए किए हैं। अब 126 को इधर ले जाएंगे तो FGE इक्वल टू 180 माइनस 126, राइट। मीन्स FGE 180 में से 126 को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, 54। तो ये हो जाएगा आपका 54। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक ना। आपको यही तीनों एंगल फाइंड आउट करने थे, आपने ये तीनों एंगल फाइंड आउट करने, ठीक है। नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर रहा है PQ जो है ना वो SR के पैरेलल है, ये PQ इस SR के पैरेलल है, ठीक है। और ये आपको दिया गया PQR, ये आपको दिया गया 110 और RST आपको दिया गया कितना, 130। तो आपको फाइंड आउट करना है QRS, इस वाले एंगल को कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले कंस्ट्रक्शन करना होगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन का मतलब देखिए, कहोगे सर क्यों कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो बच्चा मुझे कोई ऐसा रिलेशन नहीं मिल रहा है यहाँ पे जिसको किसी इसके चाहे इसके साथ मैं जोड़ने की कोशिश करूँ जिससे मुझे कुछ मिले, ठीक है। क्योंकि फाइंड करने के लिए एक इक्वेशन तो बनाना ही पड़ेगा और उस इक्वेशन के लिए हमको रिलेशन चाहिए होगा जो कि नहीं मिल रहा है, ठीक ना। इस वजह से हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो करेंगे ड्रॉ AB पैरेलल टू PQ, इट इज पैरेलल टू ST पासिंग थ्रू
पासिंग थ्रू आर। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ से लाइन को लेके चलेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये ए हो गया, ये बी हो गया, इस आर से पास होते जा रही है। ठीक है, और ये लाइन इसके भी पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है। ठीक ना, अब लिखेंगे सॉल्यूशन में, सिंस पी क्यू पैरेलल टू ए बी एंड क्यू आर इज ट्रांसवर्सल, क्यू आर इज ट्रांसवर्सल, पी क्यू जो है वो ए बी के पैरेलल है और क्यू आर ट्रांसवर्सल है। तो जरा सोचो, ये एंगल प्लस ये एंगल, ये दोनों एक ही तरफ दिख रहे हैं, इसको भूल जाओ, इसको सोचो 110 और ये दोनों मिला के 180 के होंगे, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट या देयर फॉर एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर ए ये इक्वल टू होगा 180 डिग्री। देखिए ध्यान से, पी क्यू आर ये एंगल और क्यू आर ए ये एंगल मिला के 180 होगा। रीजन लिखेंगे को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। बस समझ में आया, को इंटीरियर एंगल। तो अब हमारे पास पी क्यू आर दिया गया है 110 प्लस क्यू आर ए हमारे पास पता नहीं है और ये हो गया 180। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एंगल क्यू आर ए विल बी इक्वल टू 180 माइनस 110, इट मीन्स एंगल क्यू आर ए विल बी इक्वल टू व्हाट, 70। देखिए ध्यान से, क्यू आर ए हमको मिल गया 70, लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। नाउ सिंस एस टी इज पैरेलल टू ए बी एंड एस आर इज ट्रांसवर्सल। देखिए ध्यान से, अब इधर इस वाले को भूल जाइए, ये वाली इसके पैरेलल है और ये एस आर जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इस पूरे के इक्वल होगा। इसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ, इसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए। देखो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लाइन पैरेलल है तो ये आ रहा है, तो ऐसा नहीं लग रहा, ऐसे करके ऐसे है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसलिए आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट एंगल आर एस टी will be equal to angle SRA will be equal to angle RST, it because of the reason alternate interior angle, SRA equal to RST। ठीक है, तो SRA जो होगा वो RST के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, रीजन क्या देंगे, एंगल SRA इक्वल टू 130, रीजन के साथ ये हो गया, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। बस समझ में, यानी कि ये पूरा एंगल हमारा कितना हो गया 130। छोड़िए इसको मत, आप इक्वेशन मत बनाइए, ठीक ना। इसके बाद क्या होगा, देखिए ध्यान से, ये पूरा एंगल जो है अगर हम लोग इसको फिर से इंक्लूड करें तो ये पूरा एंगल इस एंगल को और इस एंगल को मिलाने के बाद बन रहा है। देखिए ध्यान से, ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों मिला के होगा ना, तो हम लोग इसको एस आर ए की जगह पे लिख सकते हैं एंगल क्यू आर ए प्लस एंगल क्यू आर एस, ये हो जाएगा 130 डिग्री। देखिए ध्यान से, एस आर ए की जगह पे हम ये दोनों लिख सकते हैं क्योंकि एस आर ए इन दोनों एंगल को मिला के बन रहा है, तो ये प्लस ये इक्वल टू आपका एस आर ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल क्यू आर ए आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो 70 प्लस एंगल क्यू आर एस इट इज इक्वल टू 130। यहाँ पे लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट किस कारण हमने 30 रखा, 70 रखा। अब इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 130 माइनस 70, मतलब एंगल क्यू आर एस विल बी इक्वल टू व्हाट, अगर इसको 70 को माइनस करें तो 60, देखिए आएगा ना। तो इस तरीके से आपको क्यू आर एस मिल गया, ये आपका 60 का। ठीक है, इसको भी नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए बी पैरेलल टू सी डी है, ठीक है, और ए पी क्यू ये दिया हुआ है 50, पी आर डी दिया गया 127, तो आप बताइए एक्स कितना होगा और वाई कितना होगा। ठीक ना, चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। लिखेंगे सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी, देखिए ध्यान से, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, पी क्यू क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ के देखो, ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, ऐसे नहीं नजर आ रहा है, ये वाला और ये वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं,
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई डेट एंगल x विल बी इक्वल टू, अगर आप लैंग्वेज में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं एंगल PQR विल बी इक्वल टू एंगल APQ ड्यू टू रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इट मीन्स एंगल PQR इज x एंड एंगल APQ इज 50, राइट। दिस इज योर फर्स्ट फाउंडिंग, यू हैव फाउंड इट। एक्स टू हमको फाइंड आउट करना था, हमने पा लिया, ठीक ना। अब लिखेंगे नाउ सिंस AB पैरेलल टू CD एंड PR इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। ध्यान से देखिए इस बार, अब इस वाली लाइन को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ, तो ये नहीं लग रहा है ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो आप नॉर्मली यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एंगल APR विल बी इक्वल टू एंगल PRD। ध्यान से देखिए APR ये पूरा एंगल इसके बराबर होगा, और APR को हम लोग क्या लिख सकते हैं 50 प्लस y, क्योंकि दोनों मिला के APR बन रहा है, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 50 प्लस y इक्वल टू PRD आपको दिया गया 127, राइट। मीन्स y विल बी इक्वल टू 127 माइनस 50, होगा कि नहीं, ध्यान से देखिए, ठीक ना। अब इसका मतलब अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 77, देखिए ध्यान से y 77 हो जाएगा ना। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, बस इतना ही करना था, ये आपका सॉल्व हो गया। x और y फाइंड आउट करना था, हमने कर लिया, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल। ये जो PQ है और RS है ये दो ठो मिरर है, ठीक है। ये जो आपको डॉट डॉट से डैश करके दिखाया जा रहा है, इसका मतलब होता है ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। मिरर क्या होता है, ओपेक ऑब्जेक्ट होता है, क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा, ठीक ना। तो ओपेक ऑब्जेक्ट है, तो इस पर क्या कर रहा है कि लाइट जो है AB इस पे आके टकरा रही है, तो जाहिर सी बात है जब लाइट किसी मिरर पे टकराती है तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, तो रिफ्लेक्शन होके ये रिफ्लेक्ट करके जा रही है C पे, ठीक ना। और जब C पे पहुंच रही है तो फिर रिफ्लेक्ट करके ऐसे जा रही है, ठीक ना। क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि आपको प्रूव करना है कि जो AB है वो CD के पैरेलल है, AB जो है वो CD के पैरेलल, PQ RS के पैरेलल दिया हुआ है, हमको AB को CD के पैरेलल करना है, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देखना होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको देखना होगा। और वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब भी कोई लाइट रे किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी वो रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होती है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि किसी सरफेस पे एक परपेंडिकुलर लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन, जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो पहले हम उस इमेजिनरी लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करें, तो हम प्रूफ न करके डायरेक्टली क्या करें, कंस्ट्रक्शन कर दें, क्योंकि वो जो इमेजिनरी लाइन होती है जिसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोग इंक्लूड करते हैं, वो इमेजिनरी लाइन हमको मिलनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ BM परपेंडिकुलर टू PQ एंड CN परपेंडिकुलर टू RS, राइट। BM परपेंडिकुलर टू PQ एंड CN परपेंडिकुलर टू RS। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा M हो गया, ठीक है। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि N हो गया। बात समझ में आया, ये हमको मिल गई इमेजिनरी। अब आपको पता है जब इमेजिनरी है तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, और एंगल ये वाला इस वाले एंगल के इक्वल होगा, एंगल I इक्वल टू एंगल R। क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो उसी को बस हम यहाँ पे लाएंगे, कहेंगे सर मैथ्स में साइंस कहाँ। मैं बार बार कहता हूँ मैथ्स इज द बिगेस्ट साइंस, ठीक है। मैथ्स से बड़ा कोई साइंस है ही नहीं। मैथ्स में हर चीज़ें आपको साइंटिफिक ही मिलती हैं। साइंस में एक्सेप्शन हो सकता है बट मैथ में एक्सेप्शन नहीं होता है। बस समझ में आया? तो इतनी बड़ी मैथ साइंस है, तो आपको जो भी मैथ आप साइंस में भी बातें करेंगे फिजिक्स वगैरह में, तो आप बिना मैथ्स के तो वो चल ही नहीं पाएगा, ठीक ना। तो आपको कंडीशन रखना और इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। तो हम लोग प्रूफ में क्या करेंगे देखेंगे, देखिए सिंस PQ पैरेलल टू RS एंड BM is perpendicular to PQ and CN is perpendicular to RS। बात समझ में? ये लाइन इसके पैरेलल है और ये दोनों परपेंडिकुलर। तो ध्यान से जरा समझिएगा,
ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये परपेंडिकुलर है। अगर इसको हम लोग पूरा मिलाएं, हालांकि इसको हम चाहते तो पूरा मिला सकते थे, बट हमको जरूरत नहीं थी इसलिए हमने उतना छोड़ दिया। आप चाहें तो इसको मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर यहाँ से ऐसे करके मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। सेम प्रोसेस होने वाला, सेम सब कुछ होने वाला है। तो जरा सोचिए, अगर ये यहाँ पे 90 होगा तो ये पैरेलल लाइन है, इसका मतलब ये भी 90 होगा को इंटीरियर एंगल से ना, 90 + 90 इन 180 होगा। अब जरा सोचिए जरा सा, ये भी 90 है तो ये भी 90 हुआ को इंटीरियर से। अब इन दोनों को अगर आप देखो तो ये 90 और 90 ये भी को इंटीरियर 180, और जब को इंटीरियर 180 होता है इसका मतलब लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। तो किसी भी दो पैरेलल लाइन पे अगर परपेंडिकुलर लाइन जा रही है तो वो दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल होंगी। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, दिस इंप्लाइज दैट BM परपेंडिकुलर होगी, सॉरी पैरेलल होगी CN के, ठीक है। BM जो होगी वो CN की क्या होगी, पैरेलल होगी। तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल। अब यहाँ से देखिए BC जो है वो ट्रांसवर्सल की तरह लग रही है, ऐसे सोचिए, ये हमारा BM है और ये हमारा CN है। तो ये B से C वाली जो लाइन आ रही है वो ट्रांसवर्सल नहीं नजर आ रही है, इसका मतलब ये वाला एंगल जो होगा इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल MBC विल बी इक्वल टू एंगल NCB। ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल जो होगा हमारा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बस समझ में आया? अब हम लोग क्या करें, इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दें। किसी भी इक्वेशन में हम अपनी जरूरत के हिसाब से सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, सेम नंबर को ऐड कर सकते हैं, सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट दोनों साइड, किसी एक साइड नहीं। तो हम लोग दोनों साइड क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर देती, हो जाएगा 2 एंगल MBC इक्वल टू 2 एंगल NCB। देखिए ध्यान से, 2 एंगल MCB 2 एंगल NCB, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 एंगल MBC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल MBC प्लस एंगल MBC, दो बार है। जैसे 2x अगर आपके पास होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास है 2x, तो आप इसको x प्लस x लिख सकते हैं ना। उसी तरीके से हमारे पास 2 MBC है तो हम लोग इसको MBC प्लस MBC लिख दिए, और सेम इसी प्रोसेस से इसको कर सकते हैं एंगल NCB प्लस एंगल NCB, हो जाएगा ना। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए एक MBC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ABM प्लस एंगल MBC इक्वल टू NCB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, NCD प्लस एंगल NCB। देखिए ध्यान से, MBC ये है और ABN ये है, ABM ये है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे ना। क्यों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्यों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि दोनों एंगल जो होंगे, एंगल I जो होता है वो एंगल R के इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पे ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, एंगल ABM और MBC ये दोनों मिला के आपको क्या मिल रहा है, एंगल ABC मिल रहा है ना। देखिए ध्यान से, ये पूरा क्या है आपका ABC। उसी तरीके से ये क्या मिल रहा है आपको, BCD, ये मिल रहा है एंगल। ध्यान से देखिए, ये वाला, ये प्लस ये मिला के ये पूरा हो जाएगा ना। अब इस थोड़ी सी परपेंडिकुलर जो लाइन है इसको छोड़ के देखिए, थोड़ी देर के लिए भूल के देखिए, ये दोनों आपस में अल्टरनेट नहीं नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसको मिटा मत दीजिएगा, मैं बस सोचने के लिए आपको कह रहा था। तो बट दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बट दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हम लोग थियरम में पढ़ चुके हैं कि लाइन पैरेलल होती है, इसका मतलब AB जो हुआ वो पैरेलल हुआ किसके, CD के, ठीक है। ये हमारा प्रूव हो चुका है, बात समझ में आया? तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक ना। और उसके बाद आज बस एक्सरसाइज आपकी ये खत्म हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम लोग 2 बची हुई जो आपके थियरम है 6.7 और 6.8, उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज होगी, उसको सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो जो होंगी, ठीक है, वो सिर्फ ऐप पे चलने वाली है, ठीक है। या फिर टेलीग्राम चैनल के साथ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में
टेलीग्राम चैनल में आप जाइए राहुल एडुकेयर करके, उस पर टाइप करेंगे, ठीक है, तो वहाँ से आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, उस चैनल को आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो पेमेंट है उस पेमेंट को करके उसका रिसिप्ट जो होगा स्क्रीनशॉट करके वो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको आपके ग्रुप में ऐड कर दूंगा और इसके बाद की जो एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशंस हैं वो आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे यूट्यूब चैनल पे। बट जो इसके बाद हमारे पास है जैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिए आपको पता होगा अलग बुक होती है, ठीक है, वहाँ से या फिर आने वाले चैप्टर्स में आपको कैसे कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए, जैसे लाइन्स एंड एंगल्स प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया, तो इससे रिलेटेड और किस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास बन सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि लाइफ में आगे चलने के लिए एनसीईआरटी इज मस्ट बट ओनली एनसीईआरटी इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। सिर्फ एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है हमको, बट एनसीईआरटी होना जरूरी है। तो एनसीईआरटी हम लोग चला ही रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट जो आगे क्लासेज होंगे वो एनसीईआरटी के थ्रू जो होगा वो यूट्यूब पे चलता रहेगा, बट अगली जो क्लासेज होंगी वो सारी आपको ऐप पे मिलने वाली हैं, या फिर आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी मिल जाएंगे, क्योंकि ऐप पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ज़्यादा वहाँ पे ट्रैफिक हो जा रहा है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे कुछ गड़बड़ियाँ हो जा रही हैं नेटवर्क से रिलेटेड। इसलिए आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, राहुल एडुकेयर टाइप कीजिए, वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए और ज्वाइन करने के बाद मुझे बता दीजिए व्हाट्सएप करके कि सर मैंने ज्वाइन कर दिया। मैं आपको आपके ग्रुप में डाल दूंगा, जैसे क्लास 9 का जो ग्रुप होगा उस क्लास 9 के ग्रुप में डालूंगा, जिससे आपको अदर सब्जेक्ट्स भी जो होते हैं जैसे मैथ्स के बाद साइंस हुआ, इंग्लिश हुआ, एसएसटी हुआ, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।